हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर का बच्चों यहाँ से आता है। और जो आज टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये मान लो हर साल किसी ना किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर से एक टॉपिक और रह जाता है हमारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हमारे चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद स्टूडेंट क्या होने वाला है, फिर हम स्टूडेंट आपको ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स दोनों को एक साथ लेके पढ़ाने वाले। मतलब एक वीडियो आपको मॉडर्न फिजिक्स की, एक वीडियो आपको ऑप्टिक्स की मिला करेगी, क्योंकि ऑप्टिक्स हमारा ज्यादा नहीं बचा हुआ और मॉडर्न फिजिक्स भी यार इतना नहीं है जितना आप सभी सोचते हो। तो बस मेहनत करते रहो, टेंशन मत लो सिलेबस की, अच्छे से चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। बस आप सभी को भी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, तभी आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेहनत से लग जाओ। लो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो अनअकैडमी आप सभी लेकर आए स्टूडेंट एक्सीलेंस फॉर क्लास 12 JEE मेन एंड एडवांस 2022। करंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडिया टॉप एजुकेटर्स जैसे मनोज चौहान सर हैं, पीयूष माहेश्वरी सर हैं, ब्रजेश जिंदल सर हैं, ये इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप आगे देख सकते हो एज फॉर क्लास 12 JEE मेन एंड एडवांस 2022, करेंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। यहाँ पर भी यही टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। और ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ बच्चों स्पार्क 2.0 बैच भी अर्ली क्लास 11th एंड JEE मेन एंड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2023 में देने वाले हैं, ठीक है। और ये बैच बच्चों 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो बंसल क्लासेज हैं इंडियाज, मतलब आपने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा के बंसल क्लासेज हैं, ये वहाँ के टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। और MCQ 2.2 बैच भी आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ओके, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज होने लगेगा, एज फॉर क्लास 12 JEE मेन एंड एडवांस 2022। और 28 दिसंबर से जो शेड्यूलिंग है बच्चों, आप यहाँ पर देख लेना पूरी, 28, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और कैसे बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन पर बच्चों आप क्लिक करोगे, जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों, आपको ये पेज होने लगेगा। फिर आपको सिलेक्ट प्लस करना है बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस 7,000 है, 3 मंथ का 17,500 है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर हैव रेफरल कोड में हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज रेफरल कोड यूज करोगे, बिल्कुल भी गैप आपको नहीं देना है। स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेज जैसे बच्चों आप डालोगे और अप्लाई करोगे तो बच्चों आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको 1 महीने के लिए केवल 6300 रुपये पे करने हैं। उसी प्रकार से आपका 10% डिस्काउंट हर एक जगह कम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और अगर ये पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हो, तो यार यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी, टेंशन मत लेना, बहुत ईजी है। अगर आपने सही तरह समझ लिया तो इससे ज्यादा ईजी कुछ भी नहीं है क्या बच्चों। अब ये जानते हैं हम लोग, तो कोई मैक्सवेल है, एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में है क्या, तो बच्चों कोई भी वैद्युत परिपथ है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो जब किसी वैद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, उच्च आवृत्ति के साथ परिवर्तित हो रही है, मतलब बदल रही है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हमने जो विद्युत धारा प्रवाहित की है वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ परिवर्तित हो रही है, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो 2 कंडीशंस हैं, या तो हम ये करें या फिर अथवा कोई आवेशित कण है, कोई चार्ज्ड पार्टिकल है और अगर वो त्वरित गति कर रहा है, मतलब त्वरण के साथ, मतलब तेजी से गति कर रहा है, तो बच्चों क्या होता है, उसकी जो ऊर्जा है, या तो आवेशित कण की बात करें या फिर हम जो पहली वाली कंडीशन में बात करें, दोनों में ही हमें जो ऊर्जा है स्टूडेंट वो तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। क्या होने लगती है, इमिशन होने लगता है उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का उत्सर्जित होने लगती है। और इन तरंगों के संचरण के लिए, ये जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, इनको संचरित कराने के लिए हमें माध्यम की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैं, अगर मेरे पास कोई बंदा बैठा हुआ है, मैं बोल रहा हूं, उसको क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर जो मीडियम है वो एयर है, वायु है। अगर इस कमरे में वायु ना हो तो कोई भी मेरी आवाज को सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनके लिए मीडियम की हमें कोई जरूरत नहीं होती। अब प्रकाश आप सभी को पता है सूर्य से पृथ्वी पर आता है, क्या इसको कोई लेकर आ रहा है, नहीं ना, क्योंकि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश भी क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि मैंने आपको ऑप्टिक्स में पढ़ाया भी था, ठीक है। आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए बच्चों इन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो आप डेफिनेशन यहां से वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बना सकते हो कि जब किसी वैद्युत परिपथ में
प्रवाहित वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है। आप इतना स्किप भी कर सकते हो, अथवा करके लिखा है तो उसका मतलब या तो ये या फिर वो। तो डेफिनेशन आप छोटी सी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बड़ी लिखना चाहते हो तो जितनी मैंने बताई है उतनी लिख लेना। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगों को यहां पर कर देना बस, ऐसी तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अगर आप वैद्युत चुंबकीय तरंगों की डेफिनेशन लिख रहे हो तब, और अगर आप मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिख रहे हो तो जैसे मैं बोल रहा हूं बच्चों वैसे ही आपको लिखकर आना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जब किसी वैद्युत परिपथ में जो वैद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ परिवर्तित हो रही है, अर्थात अथवा करके कोई आवेशित कण है और वो त्वरित गति कर रहा है, यहां पर जो मैंने लिखा है अगर कोई आवेशित कण है और वो त्वरित गति कर रहा है तो दोनों ही कंडीशंस में जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में मतलब वेव्स के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, इमिशन होने लगता है उस एनर्जी का। और इन तरंगों के लिए जो तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं इन तरंगों के लिए हमें माध्यम की भी कोई जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी तरंगों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर हुआ ना। और ये प्रैक्टिकल चीज है यार, आप ऐसे तो मैं बस समझा रहा हूं आपको, प्रैक्टिकली जब आपको समझाया जाएगा तो यार बात ही कुछ और होगी समझने की। ठीक है, समझ में आया ना। तो हमें पहली चीज आपने क्या सीखी कि इन तरंगों के संचरण के लिए हमें माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। उसके बाद बच्चों क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, यहां से समझना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है बच्चों, जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं ये परस्पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। और इसके साथ साथ तथा संचरण की जो दिशा होती है, जिस दिशा में तरंग जो है वो संचरित हो रही है उसके भी परपेंडिकुलर होती है, के भी लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहां पर आप देख सकते हो। उसके साथ साथ जो संचरण की दिशा है उसके भी ये परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रहा है सभी को। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसके साथ साथ जो संचरण की दिशा है उसके भी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। ये क्षेत्र के साथ साथ समान कला में आवर्ती रूप से परिवर्तित भी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो, ऊपर देखो हमने ई दिखाया, वैद्युत क्षेत्र ई दिखाया, यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र बी दिखाए और ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें दिखाई हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो ये वैद्युत क्षेत्र है ऊपर की ओर और यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र है। अगले वाले में चुंबकीय क्षेत्र ऊपर हो गया, आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहेगा। फिर यहां पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र, फिर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से आवर्ती रूप से परिवर्तित भी होते रहेंगे। तो डायरेक्शन से आप यहां पर पूरा फिल कर सकते हो बच्चों। ई की डायरेक्शन ऊपर की ओर तो मैंने ऊपर की ओर दिखा दी, तो इनमें आप सेम चीज दिखाओगे। ठीक है ना, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, फिर वैद्युत क्षेत्र, फिर इधर चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे करके इन खानों को आप फिल भी कर सकते हो, पूरा फिल कर लेना। ठीक है ना, मैंने तो यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेरी आपको समझाने के लिए बच्चों बता दिया था। ठीक है ना, आप अच्छे से समझ सको, इस तरीके से आप इनको पूरा फिल कर सकते हो। क्लियर है सभी को, इस तरीके से मैंने इसको पूरा फिल कर दिया है बच्चों। इसी तरीके से आप इसको फिल कर लेना। तो ऊपर हमने चुंबकीय क्षेत्र, आप डायरेक्शन चेंज करके जैसे मैंने दिखाया वैसे आपको दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर आप सीधा करोगे। ठीक है, इस तरीके से हर जगह कर लेना बच्चों, ऐसे ही आप आसानी से इसको बना सकते हो। इसमें रटना नहीं, आपको समझना है, केवल जो कॉन्सेप्ट है बच्चों उसको समझ लो तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ऐसे करके पूरा फिल कर लेना। वैसे तो पूरा फिल हो ही चुका है ये, ऐसे करके उसी तरीके से बच्चों आप इस खाने को भी फिल कर सकते हो। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो पूरी की ओर इस तरीके से ही दिखाओगे। ये चुंबकीय क्षेत्र है, फिर वैद्युत क्षेत्र और इधर फिर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, फिर वैद्युत क्षेत्र, मतलब सीधा सीधा दिखाना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसको फिल कर लेना पूरा। इस तरीके से हमारे पूरा फिल बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है बच्चों, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। बस एक दो बार इसको लिख कर देख लेना, आपको अच्छे से तैयार हो। और ये संचरण की दिशा है, जिस दिशा में हमारी तरंग संचरित हो रही है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, उसके साथ साथ ये दोनों जो है वो संचरण की दिशा जो होती है उसके भी लंबवत होंगे। आप देख रहे हो इसके भी, इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, और इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है। अब आगे क्या बच्चों, समान कला में आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, पूरा मैंने दिखा दिया। ई फिर बी, फिर आगे आप देख रहे हो बी फिर ई, इस तरीके से परिवर्तित होती रहेंगी वैद्युत चुंबकीय तरंगें और ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी। ठीक है, उसके बाद देखो जो वैज्ञानिक मैक्सवेल हैं उन्होंने गणना द्वारा यह भी सिद्ध किया कि जो निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो 3 × 10⁸ मीटर, मतलब जो प्रकाश की वायु अथवा निर्वात में चाल होती है उसी के इक्वल चाल आप यहां पर देख सकते हो। मैक्सवेल ने गणना द्वारा यह भी सिद्ध किया कि निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों ये।
अब इन्होंने क्या किया, जो वैज्ञानिक मैक्सवेल हैं उन्होंने देखा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये निर्वात में वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। और इस आधार पर इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। इस आधार पर वैज्ञानिक मैक्सवेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो हमारा प्रकाश है, जो कि लाइट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है बच्चों, जो कि मैं आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में पढ़ाने वाला हूं। जो स्पेक्ट्रम आपका आएगा उसमें आपको सब कुछ बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। यह है बच्चों आपका मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। बहुत सिंपल सा है इसमें कुछ नहीं, बस आपको समझना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की बच्चों। कि अगर कोई वैद्युत परिपथ है और उसमें जो विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, उच्च आवृत्ति के साथ परिवर्तित होती है, अथवा एक और कंडीशन है कि अगर कोई आवेशित कण है और वो त्वरित गति कर रहा है, त्वरण के साथ गति कर रहा है, तेजी से गति कर रहा है, तो क्या होगा कि उसकी जो एनर्जी है वो वेव्स के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। और इन तरंगों के संचरण के लिए हमें माध्यम की भी कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसी तरंगों को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों में बच्चों एक और चीज आप सभी को याद रखना है कि ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये दोनों कौन, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। उसके साथ साथ ये क्षेत्र के साथ साथ समान कला में आवर्ती रूप से, जो आप देख रहे हो ना, ये कंडीशन ई बी फिर बी ई फिर ई बी फिर बी ई फिर ई बी, इस तरीके से चेंजेस भी होते रहेंगे। और मैक्सवेल ने गणना द्वारा यह सिद्ध किया। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा बच्चों कैसे मैंने डायग्राम बनाया, ई और बी, ई बी। मैं डायरेक्शंस दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो रही है, किस तरीके से अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर सकती हैं। बी ई बी, इस तरीके से आप आगे भी दिखा सकते हो। ये है आपकी संचरण की दिशा जिधर तरंगें संचरित कर रही हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और वैद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे कहते हैं, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है टॉपिक भी बच्चों, जो कि आपको तैयार करना है। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा यार, कोई दिक्कत नहीं हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, बेशक यार हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है एक तो वर्क का, ऊपर से पढ़ने के लिए टाइम नहीं हो पाता कि आप सभी के कमेंट्स का हम रिप्लाई कर पाए, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बट हाँ कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते बच्चों। ठीक है ना, कुछ कमेंट्स नहीं पढ़ पाते, बट हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स को पढ़ा जाए। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज, बहुत ज्यादा पूछी जाती है बच्चों। तो कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है यहाँ से, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, अगर प्रीवियस पेपर में आते हैं तो वहां करा देंगे। ठीक है, टेंशन ना लो, फिर भी कोशिश करेंगे चलो एक आध न्यूमेरिकल से चैप्टर से करा दें कल ही। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके साथ साथ ही हम कल ही आपको न्यूमेरिकल्स इसके करा देंगे। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसमें आप पहला पॉइंट लिखोगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है बच्चों, वो प्रकाश की तरह परावर्तित और अपवर्तित हो सकती हैं। तो यहाँ लिखोगे ये तरंगें प्रकाश की तरह या प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। ये तरंगें जैसे प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन होता है, वैसे ही यहाँ पर भी प्रकाश, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भी परावर्तन और अपवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये तरंगें प्रकाश की भांति या प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। ठीक है, अपवर्तित होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बच्चों आप सभी जानते हो कि इन तरंगों के संचरण के लिए में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों कि अगर हमें इन तरंगों को संचरित कराना है तो हमें मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आप यही लिखोगे, इन तरंगों के संचरण के लिए, इन तरंगों के संचरण के लिए
संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर सभी को? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप सभी को पता है कि ये तरंगें प्रकाश की वायु निर्वात में जो चालू थी उसी के इक्वल होती है। तो ये तरंगें निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं, मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि ये तरंगें निर्वात में कितनी चाल से चलती हैं बच्चों, जो प्रकाश की होती है ना चाल वायु निर्वात में उतनी ही चाल से चलती हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इनको कैसे उत्पन्न किया जाता है बच्चों, तो ये तरंगें त्वरित आवेश द्वारा, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना, आवेशित कण है अगर वो त्वरित गति कर रहा है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो भी जाता है बच्चों कि ये तरंगें त्वरित आवेशित कण लिख सकते हो। तो लिख सकते हो ये तरंगें त्वरित आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती हैं, जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि इनको कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो कैसे उत्पन्न करेंगे कि त्वरित कोई आवेशित कण है उसके द्वारा इनको उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ तक तो बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम इनकी एनर्जी की बात करें तो बच्चों आप सभी को पता है कि इनकी जो एनर्जी है वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अदरवाइज ये 4 पॉइंट्स बहुत हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। तो आप लिखना चाहते हो लिख लेना कि इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। और ये तरंगें अगर बात करें तो बच्चों ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें बच्चों ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में। तो ये अभिलक्षण है जो कि आपको तैयार कर लेने बच्चों। एक और पॉइंट आप यहाँ पर लिख लेना, पॉइंट में एक और हेडिंग बता देना, नहीं, वैद्युत चुंबकीय तरंग तथा यांत्रिक तरंगों में अंतर क्या है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों तथा यांत्रिक तरंगों में मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना, यांत्रिक तरंगों में, शायद यांत्रिक को मैकेनिकली भी कहते होंगे, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना, यांत्रिक तरंगों में अंतर। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है, इसी वजह से मैं इसको करा रहा हूँ आप सभी को। तो यहाँ आप 2 इस तरीके से पैरा बना लो, एक तरह आप लिख लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंगें या वैद्युत चुंबकीय तरंगें, कुछ भी लिख लेना, और एक तरफ बच्चों आप लिख लीजिए यांत्रिक तरंगें, ठीक है। पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं बच्चों, आप सभी को मैं बता चुका हूं, हमें अगर इनको संचरित कराना तो माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यांत्रिक तरंगों की बात करें तो बच्चों यांत्रिक तरंगों को अगर हमें संचरित कराना है तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही लिख लीजिए, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उधर लिख लेना, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बच्चों आपको तैयार कर लेना है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है बच्चों ये अनुप्रस्थ होती हैं, केवल अनुदैर्घ्य नहीं होती। क्या होती है ये? अनुप्रस्थ। लेकिन जो बच्चों यांत्रिक तरंगें, आप सभी को पता होगा कि यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो बच्चों आपकी अनुप्रस्थ होती हैं और दूसरी आपकी अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य। तो यांत्रिक तरंगें अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की होती हैं, लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगें केवल और केवल अनुप्रस्थ होती हैं, ना कि अनुदैर्घ्य। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये भी। और थर्ड वन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती है बच्चों ये ऊष्मीय प्रभाव दिखाती हैं। ऊष्मीय प्रभाव, इसका मतलब क्या है? देखो अगर हम प्रकाश में हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश को किसी भी चीज पर कुछ टाइम के लिए डालोगे तो क्या होगा, उसके अंदर से एनर्जी निकलने, मतलब वो हीट हो जाती है। आप सभी ने देखा होगा, अब ठंड का मौसम चल रहा है, गर्मी का भी मौसम आप सभी ने देखा है, जब प्रकाश पड़ता है किसी भी चीज पर तो वो हीट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो वैद्युत चुंबकीय प्रकाश भी हमारा क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है और ये ऊष्मीय प्रभाव दिखा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी चीज हीट हो रही है। लेकिन यांत्रिक तरंगों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो जो यांत्रिक तरंगें हैं ये ऊष्मीय प्रभाव नहीं दिखाती हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन जाता है बच्चों। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप सभी तैयार कर लेना बच्चों, जिससे कि आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में इनको लिखकर आ सको, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना,
कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों और यांत्रिक तरंगों में अंतर जाना कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यांत्रिक तरंगों में हम किस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण लिखिए। एक टॉपिक एक क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, इनके अभिलक्षण लिखिए, इनके गुण लिखिए, इनकी प्रॉपर्टीज लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये 3 4 5 6 में से मैंने 6 बता दी हैं, 6 में से आप जितनी भी तैयार कर सको उतनी तैयार कर लेना, ठीक है ना बच्चों। तो ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक और बनेगी छोटी सी प्यारी सी, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स एंड विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम दोनों को एक साथ कराने वाला हूं, ठीक है। तो उसमें आपका पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या टारगेट रहेगा, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि पार्ट 1 हमने पूरा बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है बच्चों। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर फिजिक्स का सबसे ज्यादा कोई टफ टॉपिक है ना, टफ पोर्शन है, तो बच्चों फिजिक्स पार्ट 1 ही माना जाता है, जिसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स आप खुद देखना कि कितना ज्यादा इजी है। चुटकियों में आप न्यूमेरिकल्स करोगे, चुटकियों में आप सारे क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं प्यारी सी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मुझे बात करना होगा। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।